की एनसीईआरटी देख रहे हैं बस, और फिर आगे भी बढ़ेंगे। पहला बोलता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होंगे। ये 11th की एनसीईआरटी है ऑर्गेनिक की। ऑर्थो और पैरा वाले कौन से होंगे, तो मैंने क्या बोला था, जिसका प्लस एम लग रहा है, जिसका प्लस एच लग रहा है, जिसका प्लस आई लग रहा है, एंड इसके साथ में हेलोजन, ये सब के सब क्या होते थे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते थे। हेलोजन एक्टिवेटिंग नहीं था, इनमें से डी एक्टिवेटिंग था, फिर भी ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करवा रहे थे। ओके, ये बात मैंने बताई थी, ये आपको शॉर्ट में याद रखना है एज अ ट्रिक के फॉर्म में। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। द ग्रुप्स विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो पैरा पोजिशन आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब जो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कराएंगे उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। एज एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फिनोलिक ग्रुप OH। ये फिनोल के बारे में बोलता है कि फिनोल, और वैसे आपको पता है भी OH के ऊपर में क्या होता है, लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर होता है OH के ऊपर में 2, और ये लॉन पेयर से प्लस एम दिखाता है, और प्लस एम में तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, है कि नहीं, आसान है। हाँ, फिर इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जो आपको नहीं याद करनी है, ठीक है। इट्स क्लियर फ्रॉम द, ये बोल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता लग रहा है, मतलब कि स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इफेक्ट लगता है। ये बोलता है OH का -I इफेक्ट भी लगता है साथ में, लेकिन उसको कंसिडर आपको नहीं करना है। तो ये पूरी कथा आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे बिल्कुल। ओके, मेरे से पढ़ रहे हो मतलब नहीं पढ़ना है आपको, बस इतनी सी बात याद रखनी है जो मैं सारी वीडियोज़ में बोलता आया हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर और कौन कौन से ग्रुप हैं, तो मैंने तो बहुत सारी एक लंबी सी सीरीज बना के दे दी थी आपको, है ना। लेकिन ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं तो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, NH2 सबसे ज़्यादा था, फिर NHR ये भी था, मैंने करवाया था, ये भी करवाया था मैंने, याद करो। एक तो एनिलीन कराया था कि नहीं कराया था, ऐसे NH2। और आपको तो वो पूरी की पूरी टेबल याद करनी जो मैंने सेंड की थी, आपने जो दीवार पे चिपका रखी है अपने। उसके बाद में NHR, उसके बाद में NH था, और साथ में एक नेगेटिव वाला -I वाला ग्रुप लगा था, तो ये पीछे चला गया था, याद करो। उसके बाद में OCH3, ये ऑर्डर नहीं लिखा इसने लिखा है कि ये वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो आप आराम से पहचान लोगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन भी कराया था कि कौन कहाँ भेजेगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है ना, पता लग रहा था ना उसमें, वो क्वेश्चन आपने किया होगा कि कौन कहाँ अटैक करवाएगा। ये तो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एनसीईआरटी ने दी है, ठीक है। इसमें तो गलती मत कर लेना, ये तो एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन से हैं। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बोलेगा एक्टिवेटिंग है या डी एक्टिवेटिंग है, जो भी प्लस एम और प्लस आई और प्लस एच वाले होंगे वो एक्टिवेटिंग होंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये क्लोरीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होंगे, मैं आपको ट्रिक से बताया था, -M वाले ग्रुप, जिसके -M कैसे पहचानते वो भी बता देता, -I और -H, ये सब ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब देखो, अब एग्जाम्पल इसके मैंने तो लिखा ही थे, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स जो है ना वो आपको याद रखने की एनसीईआरटी ने क्या क्या दी है। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, अब सब देख लो आप। मैं NO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ऐसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O मल्टीपल बॉन्ड है -M होगा, CN कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड, CHO CO और H, COR कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, COOH कैसे बनेगा, COH और डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। ये एस्टर कैसे बनेगा, COR और डबल बॉन्ड O। SO3H कैसे बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और OH। ये तो सब में मल्टीपल बॉन्ड है, सब -M होंगे, और -M वाले कहाँ होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो बस एग्जांपल याद रखना है, बाकी आपको बिल्कुल भी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। पहले भी मैं कवर करवा चुका हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इनको थ्योरी देखना, तो ये थ्योरी आप छोड़ देना। ओके, नहीं आएगा क्वेश्चन यहाँ से, आएगा तो हो जाएगा। अब अपन मोटा मोटी जितनी भी मैंने आपको रिएक्शन की समरी बता दी थी, कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे, आज अपन हेलोजिनेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसको, हेलोजिनेशन को। तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, और बाकी जो कुछ चीज़ें होगी वो मैं अपने नोट्स, मेरे पास जो हैं, अब आप मांगोगे नहीं नोट्स, क्योंकि मेरे पास नोट्स जो भी हैं वो सारे के सारे हिंदी में हैं, ठीक है। तो पहले अपन कुछ नोट्स की बातें करते हैं यहाँ पे।
आपको बताता हूँ, मैं सही से पढ़ाना शुरू करता हूँ, फिर अपन एनसीईआरटी में आ जाएंगे। पूरी मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलोजिनेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब स्पीसीज क्या कौन कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होता है, X2 मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके साथ में कोई सा भी लिविस एसिड होना चाहिए, जैसे कि AlCl3 हो सकता है। रीजेंट याद होने चाहिए। अकेला X2 दे दिया, बेंजीन दे दिया, देखो ये बेंजीन OH है मान लो, और यहाँ सिर्फ अकेला X2 दे दिया तो ESR नहीं होगी, इसके साथ में AlCl3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेला X2 इस पर अटैक नहीं कर सकता, इसको अटैक करने के लिए कम से कम कोई ऐसा चाहिए जो इसको X2 को तोड़कर छोड़ दे। मतलब कि अकेला X2 होता ना, ये अपन ने बोला था कि बेंजीन है मान लो या फिनॉल है, तो इसके ऊपर अकेले X2 को छोड़ोगे ना तो ये ऑर्थोपैरा पे कहीं पे भी नहीं लगेगा। रीज़न ये है कि इसको X2 को कोई तोड़ने वाला नहीं है। साथ में अपने को X2 के तोड़ने के लिए या तो AlCl3 ले सकते हैं या आयरन ले लो तो भी चलेगा। आयरन होगा तो X2 को क्या करेगा, X प्लस और X माइनस में तोड़ देगा। अब ये X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, आकर के ऑर्थोपैरा पे लग जाएगा। समझ में आई बात? तो 2 रीजन मैंने लिखे। तीसरा रीजन, AlCl3 की जगह आप FeCl3 भी ले सकते हो। मैं वही सारे रीजन लिख रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हैं या एग्जाम में पूछे हुए। X2 के साथ में वाटर ले सकते हो, वाटर भी तो एक तरह का एसिड है। तो सब मैंने क्या, अपन ने क्या लिए रीजन याद रखना, कोई रटना थोड़ी। मेटल ले लो, X2 विथ मेटल या X2 विथ एसिड। X2 के साथ में एसिड कौन सा ले लो, ये ले लो COOH, कोई दिक्कत भी नहीं है। COOH RCOOH कोई भी एसिड। X2 जरूरी नहीं है अपन X2 ही ले, जैसे X2 का मतलब Br2 Cl2 ऐसा भी ले सकते हैं। ICl हेट्रो वाले कंपाउंड्स भी ले सकते हैं अपन लोग। तो एक हेट्रो वाला इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ICl के साथ में और प्लस AlCl3। ठीक है। उसके अलावा एक और है जो जेई में 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ, के नीट में नहीं पूछा हुआ है, KBr और KBrO3। ये भी क्या कराता है, हेलोजिनेशन करवाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हेलोजिनेशन के रिएजेंट हो गए। ये रिएजेंट अगर आपको दिख जाए तो आप याद रखना कि हेलोजिनेशन ही कराना है। अब रिएक्शन कोई इसकी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे कि पहले अपन अब एनसीईआरटी में आते हैं। ये रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में लिखी हुई है, मैंने वहाँ से उठाई है। क्लोरोबेंजीन थी। अब क्लोरोबेंजीन के पास में क्या है, मैंने बोला था ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ देखो Cl2 लिखा है, साथ में FeCl3 लिखा हुआ है। अब ये FeCl3 नहीं होता तो ये वाले प्रोडक्ट नहीं बनते, ये बात अच्छी बात है। ऑर्थो इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन है तो क्लोरीन टूटेगा Cl प्लस और Cl माइनस में। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करेगा और ऑर्थो पे करेगा, ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास में। और मैंने बोला था पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है, सिर्फ 4 एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको लिखाए थे। तो हेलो एल्कीन वाले चैप्टर में जाना और ये रिएक्शन पढ़ लेना, आसान थी। अगला है, ये 11th की एनसीईआरटी में दी हुई है हेलोजिनेशन बेंजीन के ऊपर में। Cl2 है, साथ में AlCl3 है, होना चाहिए AlCl3 नहीं, हो गई नहीं। बोल रहा है FeCl3 ले लो, FeBr3 ले लो, AlCl3 ले लो, कोई सा भी लेविस एसिड ले लो, क्योंकि वो ये इनका काम क्या होता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था AlCl3 का क्या काम है, तो इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन होगा। अब बेंजीन में तो कोई किसी को भी और तो किसी को भी पैरा बोल सकते हो, तो बेंजीन में क्लोरीन लग जाएगा, आसान था। अगला क्वेश्चन है हेलोजिनेशन फिनॉल का, बहुत अच्छा है, याद रखना। मैंने जब एक बड़ा लंबा सा ऑर्डर लिखाया था तो सबसे आगे था NH2, था कि नहीं था, मतलब हाईली रिएक्टिव था। उसके बाद में था NHR था, उसके बाद में था N और 2 R थे, उसके बाद में था फिनॉल। तो अपने सिलेबस में ये ऑर्डर तो आपको याद रखना, लेकिन ये चीज़ अपने को कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो अपने को मिलेगा NH2 और फिनॉल। अब NH2 और फिनॉल हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत भयंकर वाले रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत भयंकर रिएक्टिव हैं, तो क्या करेंगे ये लोग, मनमानी करेंगे। तो ESR का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके अलावा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा यहाँ, और मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो यहाँ ले रहे Br2 इन CH2। अब कोई भी एसिड हो सकता है, मैंने आपको रीजन जो लिखाए थे ना, Br2 इन CH2 का मतलब है कि CH2 भी एक तरह का एसिड है। ठीक है, तो ये रिएजेंट ले रहे हैं तो बड़ी बात तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल लिया है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, तो ऑर्थो पैरा वाला बन गया और ऑर्थो वाला बन गया। अब पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है,
4 एक्सेप्शन थे, वो आपको याद रखने। तो पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया, सही बात है। लेकिन ये कब होता है, जब अपन ले रहे हैं पोलर ए प्रोटीक। CH2 की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, जैसे CO2 बनता है ना वैसे बनती है। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट या CHCl3 इसका नॉन पोलर तो नहीं है, लेकिन म्यू 0 के लगभग बराबर ही है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो या फिर पोलर ऐसा लो जिसकी पोलरिटी बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में आपका ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट बनता है फिनॉल का। देखिए क्या बोलता है NCERT, ऑन द ट्रीटिंग ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन प्रोड्यूस फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैंने ये कंडीशन ले ली है, कौन सी कंडीशन, NCERT बोलती है कि व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट ऑफ लो पोलरिटी। मैंने क्या बोला, लो पोलरिटी, मैंने नहीं बोला म्यू 0 होना चाहिए या म्यू नियरली अबाउट 0, तो पोलर कम होगा। उसके एग्जाम्पल भी दिए CHCl3 और CH2। और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो ऑर्थो या फिर पैरा वाला बनता है। द यूजुअल हेलोजन बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeBr3 विच पोलराइज हेलोजन मॉलिक्यूल इन द केस ऑफ फिनॉल। द पोलराइजेशन ब्रोमीन, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इतना तो नहीं पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। मुझे पता है कहाँ से बनना है क्वेश्चन, कहाँ से नहीं बनना है, एटलीस्ट इतना तो पता है। तो ये बात याद होनी चाहिए कि फिनॉल हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में हेलोजिनेशन अलग तरीके से करेगा, पोलर ए प्रोटिक के साथ में अलग तरीके से करेगा। ओके, पोलर ए प्रोटिक या नॉन पोलर, पहला अपने पास में नॉन पोलर, मेनली अपने नॉन पोलर और पोलर देखना है। अपन आउट ऑफ NCERT नहीं जाते, पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक वैसा नहीं जा रहे, सिंपल अपन बोलते हैं नॉन पोलर और पोलर। ये वाला नॉन पोलर था, नॉन पोलर में ऑर्थोपेरा बना है। अब मैंने क्या कर दिया, Br2 के साथ में कोई भी ब्रोमीन वाटर, वाटर का मतलब है H2, साथ में कुछ ना कुछ तो एसिड लेना पड़ेगा वरना रिएक्शन ही नहीं होगी। अब H2 क्या है, H2 का म्यू तो होता है कुछ 2.86 ऐसा कुछ होता है, म्यू काफ़ी अच्छा होता है। तो ये तो है पोलर मॉलिक्यूल, वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर सॉल्वेंट जब काम में लेते हैं तो बनता है तीनों कंडीशन पे लगेगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पे लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि फिनॉल बहुत हाईली रिएक्टिव था और उसने अटैक ज़्यादा करवा दिए। किस कंडीशन में, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर लेते तो ऑर्थो और पैरा वाला बनते, जिसमें से पैरा वाला मेजर बनता। आई बात कंडीशन में समझ में, बस यही इसने थ्योरी लिखी है, बात खत्म। और इसका ये जो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये याद रख लेना आप, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट यहाँ लिख दो, पोलर सॉल्वेंट। तो फिनॉल के क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट में अलग प्रोडक्ट बना और नॉन पोलर में अलग बना। नॉन पोलर में ऑर्थोपेरा बना और पोलर में तीनों कंडीशन पे अटैक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है ईथर और इसका नाम होता है एनिसोल, याद रखना चाहिए एनिसोल। 2018 में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें डायरेक्ट उसने एनिसोल लिख दिया था, बहुत बुरे फंस गए थे जिसको पता नहीं था, ठीक है। मुझे पता, मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम, तो मैंने एनिसोल, मुझे पता था एनिसोल किसको बोलते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए एनिसोल इसको बोलते हैं। इसका करोगे तो सिंपल है, इसने इथेनोइक एसिड ले रखा है। अब कोई सा भी एसिड दे रखा है, मैंने बोला था हेलोजन के साथ में कुछ ना कुछ एसिड लो या मेटल लो, नहीं लोगे तो हेलोजन को तोड़ेगा कौन, तोड़ेंगे नहीं, तो हेलोजन की अकेले की औकात नहीं कि वो ये सारे रिएक्शन शो कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा, तो पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है। 4 एक्सेप्शन थे जो मैंने आपको रटा रखे थे, तो क्या लगाएं, फिनाइल एल्किन ईथर अंडरगोज यूजुअल हेलोजिनेशन, बेंजीन रिंग एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इथेनोइक एसिड। ये सब जो लिखा है ना वही रिएक्शन वाला वही बात बोल रहा है। और इसकी है ना इफिशियंसी, मतलब कि कौन कितना परसेंट बनेगा वो NCERT ने डाटा दिया है। पैरा वाला कितना बनता है 90%, ये कितना बन रहा है, मेजर बन रहा है 90%। NCERT का डाटा याद रख लेना, इसका भी पूछ सकता है, ये कितना बनेगा 10%, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना एक डाटा कि 90% पैरा वाला बनता है। बाकी और तो पैरा आपको पता है ना कि पैरा पे ही क्यों अटैक कराया, क्योंकि इसके ऊपर में लॉन पेयर है, लॉन पेयर वालों का +M होता है और +M वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं इनको। हो गया, अगला है एसिड वाला चैप्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। एसिड दिया है, इसमें क्या है, ये -M वाला ग्रुप है और इसमें देखो ब्रोमीन के साथ में एसिड ले लिया, फिर से एसिड नहीं होगा तो नहीं होगी रिएक्शन, ये याद रखना इस बात को। एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा,
तो ये मत भूल जाना सीधा ब्रोमीन लगाना, इसमें गलती मत कर देना। ये मेटा पे लग गया, क्यों? क्योंकि -M है, -M वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अपन ने अभी ऊपर फिनॉल की बात की थी, वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता था, पोलर प्रोटिक या पोलर, मैं बार बार आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जा रहा हूँ, मतलब पोलर या नॉन पोलर। नॉन पोलर था तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा था, पोलर था तो 2,4,6 वाला प्रोडक्ट बन रहा था उसका वाइट प्रिसिपिटेट। अब इसमें एनिलीन और फिनॉल में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो अपन ने याद किया था फिनॉल से आगे आता है एनिलीन। एनिलीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसमें अपन रिएक्शन पढ़ते हैं एनिलीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एनिलीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि फिनॉल पे तो फर्क पड़ रहा था, पोलर प्रोटिक ले रहे थे, फिर से आउट ऑफ एनसीईआरटी यार। हाँ, पोलर सॉल्वेंट ले रहे थे तब 2,4,6 बन रहा था, और नॉन पोलर ले रहे थे तो ऑर्थोपेरा बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोलर प्रोटिक लो, पोलर ए प्रोटिक लो, इसको क्या बोलते हैं वो एक घटिया सी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वैसा हो गया इसका, है ना। तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एनिलीन रिएक्ट्स विथ, अब इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से। वाटर एट रूम टेम्परेचर, हाँ सिंपल है, कोई भी एसिड लेना है हेलोजन के साथ में, कोई सा भी ले लो, तो इसमें भी वो बनेगा 2,4,6 वाला, और इसका भी वाइट पीपीटी होता है। इसका रीजन लिखता है, द मेन प्रॉब्लम विथ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक ESR रिएक्शन के साथ में ये होती है कि एमीन्स वेरी हाईली रिएक्टिव होती है। ये तो अपन पहले ही बढ़ चुके हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव सबसे आगे होती है इसमें, अपन जो ऑर्डर दीवार पे चिपका उसमें। तो इसमें ना ऑर्थो पैरा पोजिशन पे एक साथ अटैक हो जाता है, ठीक है। और अकेला सिंगल ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन को कैसे कराओ कि NH2 के ऑर्थो पे लग जाए आपका EBR या पैरा पे लग जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम होती है, सीधा के सीधे तीनों जगह लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी आपको चाहिए होगा कि पैरा एनिलीन बनाना मुझे, तो और आप बनाने जाओगे तो कुछ कैसा भी सॉल्वेंट ले लोगे 2,4,6 बन जाएगा। तो एक तरीका है अपने पास में कि ये 2,4,6 क्यों बन रहा था? क्योंकि यह एनिलीन था, ये हाईली रिएक्टिव था हाईली रिएक्टिव। इस ग्रुप को अगर मैं हाईली रिएक्टिव से थोड़ा कम रिएक्टिव कर दूं ना, किसी भी करके इसके ऊपर जो कुछ जादू टोना करके कुछ इसका, ऐसे मान लो आप तो कि ये कोई लड़का है, ठीक है, और ये बहुत सुंदर है, मतलब बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो इसमें इसके ऊपर में ना भले आप पोलर प्रोटिक लो, पोलर ए प्रोटिक लो, कहीं से भी देखो इसके ऊपर में ये लड़कियां आकर के चिपक ही जाती है इससे, ठीक है। और इतनी सारी लड़कियां इसके ऊपर में आकर चिपक जाती है। आप इसको कहीं भेज दो, भले पोलर प्रोटिक में भेजो, फिर से आउट ऑफ एनसीईआरटी, पोलर सॉल्वेंट भेजो, नॉन पोलर सॉल्वेंट भेजो, हमेशा इसके ऊपर में तो 3-3 जगह, मतलब चारों तरफ से इसको लड़कियाँ घेर दे देती है, ठीक है। इतना बहुत सुंदर है ये। अब एक काम करो, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसके मुंह के ऊपर एसिड छिड़क देता हूँ मैं इस लड़के के ऊपर में, तो इसका मुंह जल जाएगा। तब बताओ मेरे को, क्या ये 3 लड़कियाँ जो पहले इससे आकर के लिपट रही थी, क्या वो लिपटेगी? क्या बिल्कुल नहीं लिपटेगी। प्यार सिर्फ थोबड़ा देख के ही होता है, सीधी सी बात है ना, या पैसा देख के हो सकता है। दिल विल तो बाहर से किसी को दिखता नहीं है, अंदर रहता है। मैंने देखा मरने के बाद में, कॉलेज में दिखाते आपको मरे हुए इंसान का दिल, ठीक है। तो वो तो कुछ दिखने वाला होता नहीं है। तो अपन ने ट्रिक क्या समझी कि हाँ ये हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत सुंदर है, तो इसकी चारों तरफ लड़की आकर के चिपक जाती है, भले कहीं जाए, ये पोलर सॉल्वेंट में जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाए। अपन चाहते हैं सिर्फ एक लड़की से। अब घर वाले क्या चाहते हैं, क्या ऐसा चाहेंगे कि इसकी 3 शादी हो? वो चाहेंगे एक लड़की से शादी हो जो इसके पैरों में रहे, मतलब पैरा पोजिशन पर रहे। तो उसके लिए इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा थोबड़ा बिगाड़ देते हैं, ठीक है भाई। कोई अगर लड़का ज़्यादा कमाने वाला, पैसा वाला हो, और तो उसके पीछे लड़कियाँ भागेगी। अब वो कभी उसके साथ में विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो सब छोड़ के उसको भाग जाएगी। जो उसकी मैन होगी, सच्चा प्यार होगा, वही रुकेगी, बस यही होता है ना। तो चलो, अब अपन ने क्या किया, एनिलीन लिया जो सुंदर सा लड़का था, ठीक है। इसके ऊपर में ये है क्या चीज़ आपका, अपन ने इसके एसिटिलीन है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है, नाम लिख लेता हूँ मैं ब्लैक से, एनसीईआरटी का है तो नाम होने चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड आप लिख लीजिए, ठीक है। पिरिडीन की प्रेजेंस में ये एक तरह से एसिड, मतलब ऐसे मान लो कि लड़का था, उसका मुंह बिगाड़ दिया बेचारे का। अब देखो, अब आपको अगर वो ऑर्डर याद है ना लंबा वाला, तो ये कहाँ पे आता था, ये फर्स्ट पोजीशन पे था उसमें, और ये 6 या 7 पोजीशन पे था, 6-7 पोजीशन पे था। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या कम हो गई? क्या बिल्कुल कम हो गई। तो एसिटाइलेशन से इसका क्या कर दिया अपन ने,
ऐसे ये इसको क्या बोलोगे, ग्रुप बोलोगे। तो ग्रुप का क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। अब मुझे बताओ, अब ये तो हो गया कैसे, ये था हाईली रिएक्टिव या बहुत सुंदर, ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव है तो सिर्फ कहाँ पे प्रोडक्ट अटैक होगा, पैरा पे होगा। होगा कि नहीं हुआ। अपन ने ऐसा किया, एसिड नहीं लगाया उसके मुंह पे। मान लो एक लड़का था पहले, उसके ऊपर में ना मतलब चारों तरफ लड़कियाँ लड़कियाँ घूमती थी उसकी। तो अपन ने क्या बोला कि इनमें से कौन है जो, मतलब कि अपने को बस एक लड़की चाहिए, ठीक है। तो अपन ने बोला कि इसके मुंह पे ऐसे कुछ नकली चीज़ें लगा लो। जैसे कि अपन ने क्या किया, इसमें एस्पिरिडिन लगा लिया इसके, तो इसका मुंह थोड़ा अजीब दिखने लग गया, ऐसा लग गया कि इसका मुंह जल गया हो। तो मुंह जल गया, पैसे नहीं पास में, तो सारी लड़कियाँ छोड़ के चली गई, तो बस एक लड़की बची इसके पास में, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी, कम कर दी। फिर अपन क्या करेंगे, क्या आप इस लड़की के साथ धोखा करोगे जो इसका मुंह खराब होने के बाद में भी इसको पता नहीं था कि इसके मुंह में मतलब प्लास्टिक लगा के ऐसे ही झूठा मूठा नाटक किया गया है, फिर भी इस लड़के के साथ में ये लड़की रही है। तो फिर भगवान खुश होंगे, मतलब घर वाले खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कुछ भी नहीं है, इसका क्या करो आप OH और H+, मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम, कोई सा भी मीडियम, याद रखना यहाँ से भी कुछ ना जाता है, एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम काम में ले सकते, कोई सा भी। पानी लेंगे और बोलेंगे जा बेटा अपना मुंह धो के आ जा। बेटा मुंह धो के आएगा, एकदम वापिस सुंदर वाला लड़का, और उस सुंदर लड़के के साथ में एक ही लड़की है बस। समझ में आ गया आपको, मोटा मोटी कहानी के तौर पे। कुछ भी नहीं था अपने पास में। अब मैं ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में बात करता हूँ। अपने पास में पहले एनिलीन था, एनिलीन का अपन लोग कर रहे थे हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन कर रहे थे। तो दिक्कत ये थी कि एनिलीन बहुत हाईली रिएक्टिव था, हाईली रिएक्टिव था, तो उस पर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ नहीं रहा था, भले आप पोलर सॉल्वेंट लेते या नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते। देखा मैंने इस बार सही बोला है ना। तो पोलर सॉल्वेंट लो भले नॉन पोलर लो, वो हमेशा 2, 4, 6 वाला वाइट प्रिसिपिटेट बनाता था। ये भी वाइट प्रिसिपिटेट है, ठीक है। हाँ 3 ग्रुप लग रहे थे। अब अपन चाह रहे थे कि ऐसा प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ जिसमें सिर्फ पैरा हो, ये नहीं चाहिए मुझे ऑर्थो वाले। तो अपन ने क्या किया, इसका ग्रुप प्रोटेक्शन नाम से एक आया, उसमें अपन लोगों ने किया एसिटाइलेशन। ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए, एसिटाइलेशन किया उसका कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो इस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्रुप बोल रहा है कि ये ग्रुप जो है ना, ये थोड़ा सा क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो अब यहाँ मल्टीपल अटैक होंगे नहीं, सिर्फ पैरा पे अटैक होंगे। उसके बाद में एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, एसिडिक या बेसिक मीडियम में ले जाएंगे, तब ये फिर से एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला ग्रुप है ना, ये यहाँ से एक हट जाएगा और NH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये NH2 में चेंज हो गया, जो अपन चाह रहे थे वो हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप प्रोटेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बस यही बात है कि इसके लॉन पेयर होंगे, और इसमें मतलब कि ये इसमें सिर्फ +M लग रहा था, इसमें +M तो लग रहा है, साथ में इसका -I भी लग रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। और अपन ने उस लाइन में इसको याद भी किया था, याद हो तो, जो आपकी दीवार पे चिपकी हुई है, ओके। इसने लिखा है हैंस द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेस अवेलेबल डोनेशन, मतलब ये यही बोल रहा है कि NH2 और इस वाले इन दोनों में से ये ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए इसको लेस एक्टिव बना करके अटैक कराया पैरा पे, फिर एसिडी के बेसिक मीडियम में ले जा करके इसको धो करके साफ कर दिया। आई गई बात समझ में आपको। चलो NCERT की हेलोजिनेशन की सारी रिएक्शंस मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं कुछ अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये टोलुइन है, ठीक है। इस टोलुइन का अपने को क्या करना है, इसकी 2 रिएक्शन करवानी है। एक तो करवानी है Br2 के साथ में AlCl3, ठीक है, और एक Cl2 के साथ में AlCl3। देखो मैंने आपको बोला था कि हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, बोला था, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बताया था कि टोलुइन का हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन जो होता है ना, उसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा। ये एक्सेप्शन थे, 4 एक्सेप्शन थे, मैंने चारों लिखाए थे, CH3 और ये माइनर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें अब एक्सेप्शन नहीं है ब्रोमीन वाले में, ब्रोमीन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ब्रोमीन में क्या लगेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा ये, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा। रिएक्शन हार्ड नहीं है। कल मैंने जो छोटे छोटे वीडियो बनाए थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़े वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप। तो बड़े वीडियो नहीं बनाने का तरीका था कि आप वो छोटी छोटी चीज़ें सीख गए ना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं हो रही है अब आपको, ठीक है। अगर एक साथ में बड़े बड़े करवा लेता क्वेश्चन, सीधा बड़ा सा 1 घंटे का वीडियो में बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। तो फिर आपको फिर ना समझ में नहीं आता, लेकिन आपने छोटे छोटे में किया तो आपको समझ में आ गया। अब मैं फटाफट करवा ही तो रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका हेलोजिनेशन हो गया।
उसके बाद में अगला अपने पास में एक है रिएक्शन। कभी कभी क्या करता है ये टॉलुइन दे देगा आपको। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, हालांकि वो रिएक्शन अपन ने पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी अपन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये ए रिएक्शन है और ये बी ए रिएक्शन है। यहाँ ले रहे हैं X2 और साथ में ले रहे हैं यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट। यहाँ ले रहे हैं X2, साथ में ले रहे हैं AlCl3। आप इसको मान लो ब्रोमीन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने आज रीजेंट याद किए हैं हेलोजिनेशन के, उसमें ये तो नहीं था, ये यूवी लाइट का नहीं है। यूवी लाइट तो क्या करती है, बेंजीन को कुछ छेड़ेगी भी नहीं, ये कराएगी CS2 और Cl यहाँ लगाएगी, फिर आगे रिएक्शन होती है। तो जितना अपने अकॉर्डिंग के हाइड्रोजन हटते जाते हैं Cl लगते जाते हैं, लेकिन बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो अपने बेंजीन के ऊपर में ये सारे रिएक्शन के लिए अपन ने रिएजेंट जो याद किए थे ना, हेलोजन X2 विद कोई भी एसिड या X2 के साथ में कोई भी मेटल, बस यही तो रिएजेंट याद किए थे। और एक KBr और KBrO3, और यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी। मैंने गलती से यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Br लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें तो लग जाएगा पैरा पे ब्रोमीन। पैरा वाला मेजर होता है, मैं मेजर ही बना रहा हूँ, हालांकि ऑर्थो वाला भी बनेगा। ठीक है, आगे समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, उसके बाद में हाँ, ये सारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद में CCl3 दिया हुआ है और साथ में दिया है वही Cl2 और AlCl3। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और एक दिया Cl और यहाँ दिया Cl2 और AlCl3, इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट बताना है। तो यार सीधी सी बात है, CCl3 क्या था, -S दिखाने वाला था, तो कैसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया ये। तो इसमें से Cl कहाँ लगेगा, मेटा पे लगेगा। जबकि ये क्या है, सिंपल हेलोजन है। हेलोजन कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और मेजर कौन सा बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा। ओके, हो गया क्वेश्चन ये वाला, समझ में आ गया आपको, बड़े आगे ग्रुप प्रोटेक्शन समझ में आ गया। तो हेलोजिनेशन तो इतना ही था।